हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम। ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखिए 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि आगे हो सकता है कि 2025 में भी ये आपका आने वाला जो पेपर होगा तब भी ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकता है। तो देखिए इसको आपको आराम से समझना है और साथ ही साथ लिखते रहना है क्योंकि एग्जाम के समय क्या होगा जो आप लिख कर रखेंगे यानी नोट्स आप बनाएँगे, यही आपको रिवीजन करने में आपका अगर देखिए साथ ही साथ आपने इसका नोट्स भी बना लिया, ठीक है? तो आगे चलकर परीक्षा के समय क्या होगा आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है? तब आपको ऐसा नहीं है कि क्लास देखने की ज़रूरत होगी क्योंकि जब आप सारा कुछ नोट कर लेंगे, तो परीक्षा के समय आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप क्लासेस देखें। तब आपका मेन उद्देश्य होगा कि आप जो लिखा है आपका, वो रिवाइज़ किया जाए और मेन जितना हो सके उतना रिवीजन किया जाए, ठीक है? और देखिए शिक्षण अधिगम में केवल अब 4 चैप्टर बचे हैं, उनको ही हम तुरंत कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हम एक क्लास में 1 चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो अब 4 ही क्लासेस में ये पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम इसका देखिए लगातार आपको रिवीजन करवाएँगे, ठीक है? और हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा और इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए हम इस हिसाब से आपको बता रहे हैं जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम के समय मेंटली प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हिसाब से पढ़ाया जाए कि आपको देखिए ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और आप लोगों का बैक ना लगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें आप। और अगर जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, उसी हिसाब से अगर पढ़ते गए, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएँगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यहाँ से देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, या तो परिभाषा पूछेगा, ठीक है? या तो उद्देश्य पूछ लिया जाता है, ठीक है? या फिर महत्व, यानी ये चारों चीज़ें इस लेसन से इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आपको साथ ही साथ नोट करते रहना है। तो सबसे पहले समझिए अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ देखिए क्या होता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक बनने वाले लोग जैसे सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक बनने वाले लोग जैसे आप लोग प्रशिक्षु छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ाने का अभ्यास करते हैं। जैसे 5 मिनट के लिए 5 बच्चों के सामने और एक ही कौशल पर यानी 5 मिनट की कोई क्लास है, ठीक है? और 5 ही बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है? तो उसका पहले सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, यानी जो चीज़ आपको पढ़ानी है उसका पहले आप रिवीजन करिए। ठीक है? जिससे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। तो अब देखिए इसको समझिए, इसकी परिभाषा सरल शब्दों में समझिए। जब कोई नया शिक्षक थोड़ा-थोड़ा पढ़ाने का अभ्यास करता है, ठीक है? यानी जब कोई नया शिक्षक थोड़ा-थोड़ा पढ़ाने का अभ्यास करता है, तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है? चलिए दूसरी परिभाषा देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है, जिसमें सीमित समय, सीमित विद्यार्थियों और एक विशेष शिक्षण कौशल के साथ पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है? यानी सीमित समय में और सीमित विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो है अभ्यास कराया जाता है। जैसे छोटे अभ्यास में पढ़ाने की प्रैक्टिस करना ही सूक्ष्म शिक्षण है। यानी छोटे अभ्यास को, ठीक है, पढ़ाने की जो प्रैक्टिस की जाती है, छोटे अभ्यास में पढ़ाने की जो प्रैक्टिस की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। अब चलिए इसका हम समझते हैं उद्देश्य क्या है? यानी जो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अच्छा पढ़ाना सीखना, यानी इसका उद्देश्य है कि पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। कैसे? जैसे शिक्षक बनने से पहले अभ्यास करना, ठीक है? अगला है देखिए आत्मविश्वास बढ़ाना, बोलने और सिखाने में हिचक दूर होती है, ठीक है? इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और बोलने और सिखाने में जो हिचक दूर हो जाती है। अगला है देखिए कौशल सुधारना, तो देखिए कौशल क्या है? किसी कार्य को अच्छी तरह से और सही तरीके से करने की कला या योग्यता ही कौशल है, ठीक है? यानी किसी कार्य को अगर अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं, ठीक है? तो जो उसकी कला है, कार्य करने की कला या योग्यता, उसको ही हम क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। अगला है देखिए गलतियाँ पहचानना। अभ्यास से पता चलता है कि कहाँ सुधार सुधार चाहिए, ठीक है? यानी अभ्यास से पता चलता है कि कहाँ पर सुधार करना चाहिए। अगला है देखिए कक्षा प्रबंधन सीखना। बच्चों को कैसे सँभालना है यह भी सीखते हैं। यानी कक्षा प्रबंधन में हम ये सीखते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से हमें सँभालना है, ठीक है? अभी देखिए आगे जाकर जब इंटर्नशिप लगेगी यानी आपकी जब टीचिंग लगेगी, तो जब आप प्राइमरी स्कूल में जाएँगे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ देखिए आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस हिसाब से हमें बच्चों को सँभालना है, कैसे उनको पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे टीचिंग के दौरान।
अब चलिए इसकी समझते हैं विशेषताएँ। सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 मिनट का होता है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो लगभग कितने मिनट का होगा? 5 से 10 मिनट का, ठीक है? अगला है देखिए शिक्षण देते समय छात्रों में अनुशासनहीनता की संभावना नहीं रहती। क्योंकि जब आप 5 से 10 मिनट की क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर बच्चों में देखिए अनुशासनहीनता की समस्या जो है नहीं होती। ठीक है? शिक्षक बनने की तैयारी अगली कक्षा में जाने से पहले अभ्यास होता है। ठीक है? यानी जब हम अगली कक्षा में पढ़ाने जाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं। डर और झिझक दूर होती है। यानी डर और झिझक क्या है? दूर होता है। छोटा अभ्यास करके आत्मविश्वास आता है। यानी जब आप छोटी-छोटी चीज़ों पर जब आप अभ्यास करते हैं, तो क्या है एक आत्मविश्वास आ जाता है, ठीक है? और अगला है सीखने में मज़ा आता है, ठीक है? सीखने में क्या है मज़ा आता है, जब बार-बार अभ्यास करते हैं तो आनंद आता है। इसीलिए देखिए आप लोगों को करना चाहिए, बार-बार अभ्यास करना चाहिए। जो चीज़ ना समझ आए उसको 2-3 बार देखना चाहिए, तभी जाकर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और ये खासकर मैथ में होता है। अगला है देखिए सीखने की कला आती है, ठीक है? जब आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं तो वहाँ पर सीखने की कला आती है। शिक्षक जानता है कि कैसे समझाया जाए, ठीक है? बच्चों को भी सीखने में मदद मिलती है। इससे क्या है बच्चों को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि शिक्षक बेहतर बनता है, ठीक है? यानी इससे जो शिक्षक है वो काफ़ी बेहतर कौशल को दिखा पाता है। ये उदाहरण समझते हैं, जब कोई बच्चा स्टेज पर भाषण देने से डरता है, ठीक है? तो वह पहले अपने कमरे में फिर दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करता है। जब वह अभ्यास करता है तब जाकर वह सबके सामने बोलने लायक बनता है। यह अभ्यास ही सूक्ष्म शिक्षण जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप स्कूल टाइम होंगे, ठीक है? अपने स्कूल में कक्षा 9 या 10 में या 12 में पढ़ रहे होंगे, तब देखिए जब 15 अगस्त होती है या 26 जनवरी, ठीक है? तो वहाँ पर स्कूल में देखिए क्या है फंक्शन होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर कोई है लड़का देखिए या लड़की कोई गीत सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है या कोई स्पीच देता है। तो स्पीच या गीत कहानी सुनाने से पहले घर पर देखिए इसकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। तभी जाकर आप अच्छे से वहाँ पर सुना पाते होंगे, ठीक है? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, यानी उसको पहले आपने बारीक से समझा है, फिर इसके बाद आपने उसको डिलीवर किया है। चलिए अब इसका मेन कन्क्लूज़न समझते हैं क्या है? यानी सूक्ष्म शिक्षण एक ज़रूरी प्रक्रिया है, जो किसी भी शिक्षक को सफल और आत्मविश्वासी बनाती है, ठीक है? यह हमें सिखाता है कि कैसे बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया जाए और कैसे खुद को हर दिन बेहतर बनाया जाए, ठीक है? जैसे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो साथ-साथ हम भी सीख रहे हैं कि कैसे किस चीज़ को समझाना है और धीरे-धीरे हमें कैसे बेहतर बनना है, ठीक है? और अपनी गलतियों को सुधारना है, जिससे कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा सके। यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। चलिए अगला देखिए सूक्ष्म शिक्षण के सोपान देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए सूक्ष्म शिक्षण जब होता है उससे पहले योजना बनाई जाती है, ठीक है? प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग करने के बाद शिक्षण कार्य किया जाता है। फिर इसके बाद जब शिक्षण कार्य यानी इसको बताया जाता है, तब देखिए फीडबैक मिलता है, ठीक है? यानी फीडबैक लिया जाता है कि कै शिक्षण कार्य कैसा हुआ। फिर इसके बाद देखिए पुनः योजना बनाई जाती है, फिर एक बार योजना बनाई जाएगी, फिर शिक्षण कार्य करवाया जाएगा और फिर इसके बाद फीडबैक लिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है पूरा साल लगातार ये चलती रहती है। अब चलिए हम समझते हैं शिक्षण के आधारभूत कौशल, फंडामेंटल स्किल ऑफ टीचिंग। अगला चलिए समझते हैं शिक्षण कौशल, ठीक है? तो देखिए क्या है परिभाषा समझिए। शिक्षण कौशल से तात्पर्य ऐसे विषय, व्यवहार, योग्यताओं और क्षमताओं से है जिनकी मदद से कोई शिक्षक विद्यार्थियों को प्रभावी और रोचक, व्यवस्थित ढंग से पढ़ा सकता है, ठीक है? यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं शिक्षण कौशल एक कला है, ठीक है? यानी एक योग्यता है। अब चलिए हम समझते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। कौन-कौन से हैं शिक्षण कौशल? यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स देखिए, पहली है देखिए शिक्षण कौशल क्या है पहला? पाठ प्रस्तावना कौशल। यह कौशल शिक्षक को यह सिखाता है कि किस प्रकार कक्षा की शुरुआत में छात्रों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें पाठ से जोड़ा जाए। ठीक है? तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना, ठीक है? पहले छात्रों को हमें पूर्व ज्ञान के बारे में जानना होगा कि छात्रों को आता कितना है, फिर उसके आधार पर पढ़ाना। यानी रुचि जगाना, छात्रों की रुचि को जगाना, कक्षा को पाठ के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ठीक है? अब देखिए इसकी विधियाँ कौन-सी हैं? पहला है देखिए रोचक प्रश्न विधि। रोचक प्रश्न मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें इन इस प्रकार के क्वेश्चन लिए जाएँ जिससे कि बच्चों को आनंद आए यानी पढ़ने में उनको अच्छा लगे। और दूसरा है देखिए कहानी विधि। आप कहानी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं।
दैनिक जीवन से उदाहरण, आप दैनिक जीवन से संबंधित कोई उदाहरण के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है? कोई चित्र है या ऑब्जेक्ट दिखाना, किसी चित्र को दिखाकर उसके आधार पर आप समझा सकते हैं, ठीक है? अगला है देखिए उद्देश्य कथन कौशल, ठीक है? यह कौशल बताता है कि शिक्षक को पाठ शुरू करने से पहले स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। यानी उद्देश्य कथन कौशल कहता है कि किसी भी जब शिक्षक पाठ शुरू करता है यानी लेसन को पढ़ाने से पहले उसे स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि क्या सिखाने जा रहे हैं, यानी बच्चों को क्या पढ़ाना है। जिस प्रकार देखिए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? चलिए अगला है देखिए, तीसरा है प्रश्न कौशल, ठीक है? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो देखिए शिक्षक कक्षा में सही प्रश्न पर सही तरह के प्रश्न पूछकर, ठीक है? छात्रों की सोचने, उत्तर देने और भागीदारी की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है? यानी जो शिक्षक है कक्षा में सही समय पर और सही प्रश्न पूछकर छात्रों की क्या है, भागीदारी बढ़ाता है, ठीक है? तो देखिए अच्छे प्रश्न की विशेषताएँ देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अच्छे प्रश्न की विशेषताएँ क्या होती हैं, लिखिए। तो देखिए, अच्छे प्रश्न जो हैं स्पष्ट और सरल भाषा में होने चाहिए, ठीक है? इनकी अच्छे प्रश्न कैसे होते हैं? सरल और स्पष्ट। दूसरा है देखिए छात्रों के स्तर के अनुसार होने चाहिए, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्रों के स्तर को देखते हुए, जैसे अगर कोई कक्षा 5 का लड़का है, ठीक है? कोई 5 का बच्चा है, तो प्रश्न 5 के आधार पर होने चाहिए, ना कि कक्षा 8 के क्वेश्चन दे दिए जाएँ, ठीक है? अगला है देखिए उत्तर आधारित प्रश्न होने चाहिए, यानी जिनका उत्तर आसानी से मिल सके, ना कि डरावने प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगला है देखिए प्रश्न स्तरानुकूल होने चाहिए, ठीक है? 5वां पॉइंट है देखिए प्रश्नों में विविधता हो, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए, एक जैसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगला है देखिए प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हो, यानी प्रश्न कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध श्रृंखला में हो, ठीक है? अगला समझिए देखिए पुनर्बलन कौशल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी चांस है कि पूछा जाएगा, ठीक है? हो सकता है। तो देखिए पुनर्बलन का अर्थ है किसी व्यवहार को दोहराने या बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देना, ठीक है? यानी पुनर्बलन कहता है कि किसी अगर व्यवहार को दोहराना है या उसको बनाए रखना है तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, ठीक है? जब शिक्षक किसी छात्र के अच्छे कार्य या उत्तर के लिए प्रशंसा, पुरस्कार या अन्य सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो वह पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है? अब देखिए परिभाषा समझिए, तो इसकी देखिए परिभाषा क्या है पुनर्बलन की? पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए उसे सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है, जिससे वह व्यवहार दोहराया जा सके, ठीक है? अगर बच्चे ने देखिए अच्छा काम किया है, ठीक है? तो उसकी देखिए तारीफ कीजिए, जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो जो वो कार्य है, दोबारा बच्चा अच्छे मन से करेगा, ठीक है? जैसे किसी बच्चे ने सुलेख लिख कर लाया, ठीक है? तो आप उसको गुड दीजिए, जब आप गुड देंगे तो दोबारा भी वो सुलेख और अच्छी लिख कर लेकर आएगा, ठीक है? ये जो देखिए परिभाषा है, ये देखिए बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है, ठीक है? चलिए समझते हैं पुनर्बलन के प्रकार। तो देखिए पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो चलिए समझते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। जब किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करने के बाद पुरस्कार या प्रशंसा दी जाती है, जिससे वह भविष्य में वही कार्य दोबारा करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है? यानी जब कोई व्यक्ति यानी कोई बच्चा जब कोई अच्छा कार्य करता है, तो उसको देखिए टीचर द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कि यह बच्चा दोबारा उस कार्य को करके लाता है। देखिए उदाहरण समझिए, बच्चे ने होमवर्क किया तो उसे चॉकलेट दी गई, ठीक है? यानी जब बच्चे ने होमवर्क किया तो टीचर ने उसे क्या दिया? चॉकलेट दिया। किसी कर्मचारी ने अच्छा काम किया तो उसे इनाम मिला। तो ये क्या है? पुनर्बलन है। ये कैसा है पुनर्बलन है? यहाँ पर जो चॉकलेट है ये सकारात्मक पुनर्बलन है। यहाँ इनाम है जो ये सकारात्मक पुनर्बलन है। अगला है देखिए नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें किसी व्यवहार के बाद एक अप्रिय या नापसंद चीज को हटाया जाता है ताकि उस व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़े, ठीक है? सरल शब्दों में समझिए, कुछ बुरा हटाना ताकि व्यवहार फिर से हो। ध्यान दें यह सजा नहीं, ये क्या है? ये सजा नहीं है, ठीक है? चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण समझिए, परीक्षा में पास होने के लिए खूब मेहनत करना ताकि फेल होने के डर से बचा जा सके। तो देखिए फेल होने के डर का हटना, तो ये क्या है? ये देखिए नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी जब आप अच्छी मेहनत करेंगे यानी ज़्यादा जब मेहनत करेंगे, तो ये जो फेल होने का डर है, आपके मन से हट जाएगा। यही है नकारात्मक पुनर्बलन। चलिए अब आगे समझते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल, ठीक है? शिक्षक ब्लैक बोर्ड का उपयोग विषय को दृश्य रूप
से समझाने, प्रमुख बिंदु लिखने और छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है। यानी शिक्षक ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस लिए करता है? विषय वस्तु को समझाने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए और छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। चलिए अगला समझते हैं अच्छे श्यामपट्ट लेखन की विशेषताएं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाए। तो देखिए, साफ और पढ़ने योग्य अक्षर, यानी जो ब्लैक बोर्ड पर अक्षर लिखने चाहिए, ठीक है, वो साफ होने चाहिए और पढ़ने योग्य अक्षर ऐसे हों जो पढ़ में आए, ठीक है। अगला है देखिए समान आकार, यानी अक्षरों का जो आकार है वो समान होना चाहिए। प्रमुख शब्दों को रेखांकित करना, यानी मेन पॉइंट जो है उनको रेखांकित करना। अगला है देखिए बोर्ड का सही उपयोग, यानी ऊपर नीचे बाएं दाएं में स्थान बचाना, ठीक है, बोर्ड का सही से उपयोग करना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी देखिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बहुत छोटा नहीं लिखना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा लिखना चाहिए, यानी अक्षर जो होने चाहिए वो मीडियम होने चाहिए। देखिए अगला है टेढ़ा मेढ़ा लेखन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है देखिए बोर्ड को छात्रों के सामने खड़े होकर ढकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिख रहे हैं तो बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़े हैं जिससे कि पीछे से छात्रों को दिख ही नहीं रहा है। अगला है देखिए श्यामपट्ट पर बने अक्षर सुडौल तथा अच्छे होने चाहिए, यानी अक्षरों का आकार जो है सुडौल होना चाहिए, स्पष्ट अक्षर होने चाहिए जो क्लियरिटी दें, ठीक है, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगला है देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय शब्दों और पंक्तियों में निश्चित दूरी का अंतर रखना चाहिए, यानी जब भी कोई अक्षर या शब्द आप लिख रहे हैं तो उनके बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए। अगला है देखिए श्यामपट्ट पर लिखने की गति धीमी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिखना चाहिए। श्यामपट्ट पर बहुत देर तक नहीं लिखना चाहिए, यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या है बहुत देर तक नहीं लिखना चाहिए। तो चलिए देखिए इस क्लास को आज हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।